यस सर, अभी आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है सर? यस सर, क्लियर है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके सर, शुरू करते हैं। मैं चैट बॉक्स भी ओपन कर लेता हूँ, अगर किन्हीं का कुछ चैट रहेगा तो मैं पढ़ता जाऊंगा बीच बीच में। ओके सर, ओके। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ अरुण निर्वाण। आज हाइड्रोलिक्स के ऊपर हमने डब्ल्यू एल एस लिया है। हाइड्रोलिक्स काफी टफ सब्जेक्ट है देखा जाए तो। मेन जो इसका मीनिंग है कि ये कोई लैटिन भाषा वर्ड है। हाइड्रोलिक्स, हाइड्रो प्लस एलिक्स करके कुछ है, तो उससे पानी की गणना के हिंदी इसका मीनिंग बैठेगा। अच्छा, इसमें दो तरह के हाइड्रोलिक्स, तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वाइड है। हमने जो फायर ग्राउंड पे हाइड्रोलिक्स की जरूरत पड़ती है वो हमने इसके अंदर लेने की कोशिश करी है। दो तरह की हाइड्रोलिक्स होती है। एक तो प्योर हाइड्रोलिक्स जो फ्लूइड मैकेनिक्स या डायनामिक्स के थ्रू रहती है। दूसरी हमारी फायर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए जरूरत पड़ती है, तो वो हमने इसमें कंसिडर करी है। तो हाइड्रोलिक्स एक साइंस की एक ब्रांच है या मैथ की एक ब्रांच है जिसके अंदर पानी की या फ्लूइड की गणना की जाती है। काफी टफ सब्जेक्ट है वैसे तो, पर अगर कोई बेसिक्स इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर ले या फार्मूले जो है उसके कंसिडर करे या याद रखे तो हो सकता है उसके लिए इजी हो जाए। अब हम बेसिक जो इसके हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फायर सर्विस के अंदर बहुत सारे टैंक होते हैं। गाड़ी का टैंक होता है या कोई पंप का, मतलब कहीं से पंप रूम वगैरह उसका टैंक है, या कहीं ओवर हेड अंडरग्राउंड कहीं हमने लिया हुआ है। वो क्या किसी भी शेप में हो सकता है, रेक्टेंगुलर, तुम्हारा शेप में, सर्कुलर, या और कोई सी भी शेप में हो सकता है। तो किसी भी शेप में होता है तो उसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। बेसिक है ये। हाइड्रोलिक्स कम, मेंसुरेशन ज्यादा है। जो 10th बेसिस पे या 8 में हमने मेंसुरेशन पढ़ी होगी उससे सारा रिलेटेड होता है। किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए उसकी जो तीनों डायमेंशंस है उनकी मल्टीप्लाई होती है। अगर आप किसी स्क्वायर का निकाल रहे हैं या रेक्टेंगुलर का निकाल रहे हैं तो उसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं, उसकी लेंथ लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है और उसकी डेप्थ या हाइट कितनी है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी वॉल्यूम निकल जाएगा। जो उसकी जो यूनिट है मीटर क्यूब में आएगी। तो रेक्टेंगुलर टैंक में हमने दिया है LBH। एल फॉर लेंथ, बी फॉर विड्थ चौड़ाई, एच फॉर हाइट या डेप्थ। ये मीटर क्यूब में इसकी यूनिट आई है। अगर इसको हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो सीधा कैलकुलेशन है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। एक मीटर क्यूब जो वॉल्यूम होता है उसके अंदर 1000 लीटर आता है। चाहे वो पानी हो, कोई भी चीज हो, वो 1000 लीटर 1 मीटर क्यूब के अंदर आएगी। 1 मीटर क्यूब का मीनिंग है 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, 1 मीटर लंबा है। अगर कोई ऐसा अपना क्यूब है उसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1000 लीटर आएगा। तो वो हमने 1000 लीटर इसके मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेक्टेंगुलर टैंक का हो गया। अगर उसकी लेंथ और सब कुछ सेम है। कुछ रेक्टेंगुलर ऐसे होते हैं जैसे स्विमिंग पूल साइड होते हैं, कुछ एक साइड उसकी ऊंची होगी, एक साइड उसकी नीची होगी। लंबाई चौड़ाई सेम है पर डेप्थ में अंतर आ रहा है। तो उसके अंदर एल बी सेम हो गया, H1 + H2 हो गया। हाइट H1 वन साइड की हाइट है, H2 दूसरी साइड की हाइट है। उनको डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, जमा करके ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लेंगे और उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी यूनिट लीटर के अंदर उसकी निकल जाएगी। अगर कोई सिलेंड्रिकल टैंक है तो उसमें सीधा फार्मूला रहता है πr² H × 1000। इसमें H की जगह D दे दिया है क्योंकि बेसिकली D दिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, R कम आता है। तो D जो है डाया होता है। डाया टैंक का हमेशा R से डबल होता है, मतलब त्रिज्या जो होती है त्रिज्या का डबल कर देंगे तो हम व्यास हो जाता है, जो उसको डाया बोलते हैं। तो सीधा ये फॉर्मूला हो गया π/4 D। अच्छा, ये मैं कहना चाहूंगा ये जो हाईलाइट किए हुए हैं जो बड़े वर्ड हो रहे हैं इसका मीनिंग मैं ऊपर नहीं कर पाया। इसका स्क्वायर से मीनिंग है। कहीं भी ये D2 के आगे लिखा हुआ है तो इसका मीनिंग स्क्वायर में है। ये कई जगह और जगह भी मिलेगा, जैसे नीचे वाले में 3 आ रहा है तो इसका मीनिंग जो है स्क्वायर से मान के चलना। π/4 D2 नहीं है, D स्क्वायर है ये, इंटू H × 1000। तो ये सिलेंडर का हो गया। अगर स्पेरिकल कोई टैंक है, गोलाकार है, तो उसमें 4/3 πr³
इंटू 1000। 1000 का मीनिंग है मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फायर ग्राउंड कैलकुलेशन के लिए अगर होज का किसी का निकालना है तो सीधा अच्छा ये भी मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, जहां डी कैपिटल वर्ड में लिया हुआ है वहां उसका डाया है मीटर में, जहां स्मॉल में लिया हुआ है वहां डाया है एमएम में, मिलीमीटर में। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, जहां डी कैपिटल में है वहां यूनिट हमेशा मैथ के अंदर सेम होती है, जो अपनी लेंथ है, मतलब लेंथ विड्थ और हाइट डेप्थ जो भी है सेम यूनिट होनी चाहिए मैथ के अंदर। पर हाइड्रोलिक्स के अंदर हमने फायर ग्राउंड पे लेने के लिए कुछ यूनिटों को कम ज्यादा जो प्रचलन में यूनिट रहती है उसके हिसाब से उनको कन्वर्ट या डाइवर्ट किया है। तो नीचे वाला जो फार्मूला है C इक्वल टू 8d² इंटू 10 डिवाइड बाई 8d², L ये L है, L बाई 10,000। ये जो है डायरेक्ट फायर ग्राउंड ऑपरेशन का फार्मूला है, इसमें यूनिट सेम नहीं है, इसमें L मीटर के अंदर है और D जो है mm के अंदर है। आपका कोई होज पाइप है, कोई इस टाइप का है, कोई पाइप है, लेंथ है, तो उसके लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन है। इसके आगे हमने एक न्यूमेरिकल लिया हुआ, इधर साइड में इनके दिया हुआ C का मीनिंग है कैपेसिटी, वॉल्यूम, L की लेंथ है जो मीटर के अंदर है, और B विड्थ है वो भी मीटर के अंदर है, H1 H2 हाइट है वो सब मीटर के अंदर है, पाई आप जानते हैं 3.14 या 22.5 इसका मान रहता है, इसकी वैल्यू रहती है। डी डाया ऑफ टैंक है जो मीटर के अंदर है, कैपिटल डी है तो, और आर है तो रेडियस ऑफ टैंक, ये भी मीटर के अंदर है, अगर छोटा डी है तो डाया इन mm है, चाहे वो टैंक का हो, तुम्हारे पाइप का हो, किसी का भी हो। एक क्वेश्चन दिया है, हाउ मच वाटर कंटेंट बाय डिलीवरी होज, लेंथ 30 मीटर, डाया 70 mm। हमारा जो होज है 63 mm का होता है, पर वो अगर कैलकुलेशन करेंगे पानी भरने के बाद में 70 तक हो जाता है, तो इसलिए नॉर्मली 70 mm होज बोला जाता है उसको। तो हमारा जो होज है अगर 30 मीटर का होज है उसके अंदर कितना पानी आएगा, तो ये उसकी लेंथ जो लास्ट वाला फार्मूला था C इक्वल टू 8d² अपॉन 10,000, उसके अकॉर्डिंग 8d² L 10,000 के अकॉर्डिंग इसको हम निकालेंगे। तो इसके अंदर हमने डाया दे दिया 70, L दे दिया 30 जो लेंथ है, और 10,000 में मल्टीप्लाई करेगा तो करीब करीब 117.6 या 118 लीटर के आसपास पानी 30 मीटर होज के अंदर आएगा। इसलिए बोला जाता है कि होज को संभालना अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है। एक होज के अंदर एक क्विंटल से ऊपर, 1 क्विंटल से ऊपर का पानी आ रहा है 30 मीटर होज के ऊपर, 30 मीटर ऊपर फायर फाइटिंग करें तो कैसे हैंडल कर पाएगा एक आदमी। इसलिए उसको ब्रांच होल्डर, होज होल्डर, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, या ऊपर कहीं टाई किया जाता है, बांधा जाता है, जो भी चीज है, पर अकेला आदमी उसको हैंडल नहीं कर पाएगा। सेकंड, जो लिक्विड की प्रॉपर्टीज हैं उसके कुछ फार्मूले हैं। लिक्विड के अंदर मास होता है, वेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मास और वेट में थोड़ा अंतर है। वेट तो उसका वजन को बोलते हैं, मास उसको द्रव्यमान को बोलते हैं। तो W इक्वल टू mg होता है, अगर वेट इक्वल टू mg होता है, द्रव्यमान को g से, जो g अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जब आता है वो। तो इसी के अनुसार मास डेंसिटी अगर कहीं दिया हुआ है तो उसका मीनिंग होता है मास जितना उसका ले रहा है उसके ऊपर उसके डिवाइड बाई वॉल्यूम। अगर वेट की बात चले, वेट डेंसिटी है तो वेट अपना वॉल्यूम। वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी का कोई रिलेशन है तो वेट डेंसिटी और मास डेंसिटी में। अरुण सर एक मिनट थोड़ा रुकिए। रतन लाल जी आप अपना माइक बंद करें क्योंकि आपकी वजह से वो डिस्टरबेंस आ रही है। रतन लाल जी अगर सुन रहे हैं तो माइक बंद कर दें। मास डेंसिटी में अगर जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट आ जाएगा, वेट डेंसिटी आ जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जितना वॉल्यूम, ये सापेक्ष में होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर के सापेक्ष लिया जाता है, जितना वॉल्यूम उसका आ रहा है सेम वॉल्यूम में वेट जितना उसका आ रहा है उतना ही वेट अगर वाटर का आ रहा है तो सेम एक आएगी। अगर उसका वेट ज्यादा जा रहा है जो लिक्विड है वाटर से,
तो उसकी एक से ज्यादा हो जाएगी, और उससे कम आ रहा है तो एक से कम आ जाएगी। स्पेस ग्रेविटी स्पेशली हमें चेक की जाती है, हम फायर फाइटिंग करते हैं तो उस पर हम पानी मार सकते हैं या नहीं मार सकते। अगर स्पेस ग्रेविटी हमारी एक से ज्यादा होगी, पानी है वो भारी होगा तो उस पर पानी अप्लाई कर सकते हैं, और एक से कम होगी तो नहीं अप्लाई किया जाता। तो इसका एक क्वेश्चन हमने इसका भी लिया है। अगर कोई एक बार देखिए, सब पढ़ के देखिए, थोड़ा मैं टाइम दूंगा इसके लिए। नॉर्मल क्वेश्चन था पर थोड़ा सा इसको मॉडिफाइड कर दिया है। दोनों जो पहले वाले क्वेश्चन है उसको भी लिया और इसको भी, दोनों को जॉइंट इसमें किया गया है, पहले वाले फार्मूलों को भी और इसको भी। एक स्विमिंग पूल मान लो, एक टैंक मान लो, एक पॉन्ड मान लो, एक टाइप का पॉन्ड है, उसकी लेंथ और विड्थ दी हुई है। हाइट, उसकी जो हाइट दोनों साइड की डेप्थ जो है तो दी हुई है, एक साइड की 5 मीटर, एक साइड की 3 मीटर। उसके अंदर टेक्निकल पॉइंट क्या है कि उसके अंदर कुछ मिट्टी आ गई है, 5 टन उसके अंदर मिट्टी आ गई है, पानी के अंदर ये तले के अंदर जम गई है। अब उन्होंने पूछा है कि हमें पानी का वॉल्यूम चाहिए, पूरे टैंक का वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर इसको फुल स्क्रीन हो सकता है? सर ये फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं, दो स्लाइड आ रही है एक साथ में। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट सर, मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। अभी आ रही है सर? हाँ सर। तो इसमें हमने उसमें वो भी दे दिया है, इसकी जो डेंसिटी है कितनी है, वेट डेंसिटी दे दी है जो मिट्टी की है 1.82 है। मतलब 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1.82 उसकी मिट्टी आ जाएगी, इतना वेट उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पानी का वॉल्यूम निकालना था। पहले पूरे पौंड का वॉल्यूम निकालो, पूरे पौंड का कैपेसिटी निकालो कितनी आ रही है, उसमें से जो मिट्टी है उसमें से वो मिट्टी को निकाल दे जाए तो पानी बच जाएगा। तो वही हमने इसमें करके देखा है। दोनों फॉर्मूले जो पहले वाले थे और सेकंड वाले दोनों इसमें यूज किए गए हैं। तो आंसर के लिए क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए कैपेसिटी ऑफ पूल चाहिए हमें, और उसमें से अगर वॉल्यूम ऑफ मड हम निकाल देंगे तो पानी का वॉल्यूम बच जाएगा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर निकालने के लिए कैपेसिटी ऑफ पूल है, तो पूल की कैपेसिटी कैसे निकालें? सीधा फार्मूला था उसके अंदर, एल क्रॉस बी क्रॉस ब्रैकेट के अंदर H1/H2/2 इंटू 1000, ये कैपेसिटी पौंड के निकालने की है। तो इसके अंदर एल हमने दिया हुआ है 8 मीटर, बी दिया हुआ है 5 मीटर, एच एक साइड का 5 मीटर दिया हुआ है, एक साइड का 3 मीटर दिया हुआ था। H1 H2 की वैल्यू दे दी और 100 से मल्टीप्लाई करा, तो ये सारी कैलकुलेशन करके आ गया 1,60,000 लीटर उसकी कैपेसिटी हो गई तुम्हारी पौंड की। अब तुम्हें मड की निकालनी है, जो मड है उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसने कितना वॉल्यूम है, उसने कितना एरिया, कितना उसमें आयतन घेरा हुआ है। तो वॉल्यूम मड हमारा जो सेकंड फॉर्मूला था वेट डेंसिटी से, वेट डेंसिटी उसके अकॉर्डिंग ये निकल के आ रहा है। 5 टन का है तो 5 टन के अंदर 5,000 किलो केजी हो गया, और उसको हमने जो इसकी डेंसिटी है उससे 1.82 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इसका वॉल्यूम है 2747 लीटर आया। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है, जो एक्चुअल हमारी पौंड की थी उसमें से मड का घटा दी जाए तो वो इसके अंदर आ गया 1,57,253 लीटर। तो ये वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन लग रहा है, पर ये मैक्सिमम, जहां तक मैंने देखा मैक्सिमम लड़कों से नहीं हो पाता है। फंसते कहाँ आके कि मड को हम कैसे कैलकुलेट करें। तो सीधा जो सेकंड फॉर्मूला है वहां पे आके है कि मड, अगर मड हो, कोई मिट्टी डाल दे, कोई लकड़ी डाल दे, कोई दूसरी लोहा डाल दे, कुछ और चीज डाल दे, अंदर कुछ छोटा स्क्वायर और बना दे, कंक्रीट डालते, तो ये सारी चीजों की डेंसिटी वो दे देगा। वो एरिया हमको कैसे निकालना होता है वो सारा इसके अंदर है। मैंने जो लिए हुए हैं वो बेसिक एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन कम ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोलिक्स तो मैथ का सब्जेक्ट हो गया। मैथ के अंदर फॉर्मूले को इधर करना उधर करना थोड़ा चलता रहता है। चलिए फिर आगे लीजिए। फिर आता है टैंक को फिलिंग करना या खाली करना। सीधा फार्मूला क्या, टैंक की कैपेसिटी कितनी है, कितनी स्पीड से हम उसको फिलिंग कर रहे हैं या एम्प्टी कर रहे हैं। रेट ऑफ फिलिंग ले लो या रेट ऑफ एम्प्टी कर लो, तो टाइम निकल जाए कितनी देर में। रेट ऑफ फिलिंग मतलब 10 लीटर पर मिनट जा रहा है, 1 मिनट के अंदर 10 लीटर आ रहा है, 20 लीटर जा रहा है, या निकाल रहे हैं 10 लीटर या 20 लीटर, कैपेसिटी जितनी है उसके अकॉर्डिंग टाइम निकल जाएगा। तो इसके अंदर कई बार देखा जाता है कि टैंक कितनी देर में भरेगा, कि टैंक कितनी देर में खाली होगा,
मान लिया एक ब्रांच लगी हुई है 700 एलपीएम है उसका, और वो डायरेक्ट वहां से पानी ले रही है 5-4 लीटर, तो कितनी देर में खाली होगा, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आता है। ये एक टैंक की वाटर टैंक की कैपेसिटी इतनी है तो कितनी देर में वो खाली हो जाएगा या भर जाएगा, हाइड्रेंट से भर रहे हैं तो। सेकंड आता है तुम्हारा स्टैटिक प्रेशर, जो है प्रेशर दो तरह का होता है, एक तो स्टैटिक होता है, आपने होल्ड कर दिया, ब्रांच होल्ड कर दी, उसमें कोई फ्लो नहीं हो रहा तो स्टैटिक प्रेशर हो गया। टैंक के अंदर ऊपर कोई और ऐड है, अंडरग्राउंड है कहीं टैंक है, उसके अंदर होल्ड हो गया तो स्टैटिक प्रेशर हो गया। एक होता है वह तुम्हारा रेगुलर प्रेशर जो होता है, चलने वाला जो प्रेशर होता है, कंटिन्यूस प्रेशर जो होता है, जो तुम्हारा चलता रहता है, मूवेबल बोल दो, कंटिन्यूस बोल दो, जो भी है। तो स्टैटिक प्रेशर कहीं निकालना है तो नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया होता है, सीधा फार्मूला है। अच्छा, प्रेशर और हाइट में जो एक रिलेशन है, टेन एच इक्वल टू 10.19 पी, ये नॉर्मल फार्मूला है जो वहीं से निकल के आया है, पी बराबर एच डी जी से। पी बराबर एच डी जी में एच हमें निकालना है, पी हमें दे दिया, एक दे दिया या जितना भी देना दे दिया, एक दे दिया, तो इनटू डी इसका वाटर का एक ले लिया और जी इसका 9.8 ले लिया, तो वहां से कैलकुलेशन करते हैं। तो फायर ग्राउंड के लिए सीधा फार्मूला 10 एच इक्वल टू 10.1 जी 19 पी। पर इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, फायर ग्राउंड ऑपरेशन में 0.91 को छोड़ देते हैं, तो वो एच इक्वल टू 10 पी माना जाता है कि 10 मीटर के ऊपर 10 मीटर के ऊपर आपका एक केजी प्रेशर लॉस होगा या बढ़ जाएगा। इसमें पी की वैल्यू एक रखेंगे 10 मीटर आ जाएगा, एच इक्वल टू 10 मीटर आ जाएगा एक पी रखने पे, P1 रखने पे। तो सारी चीजें कुछ किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है? वो तो बता देना। एच इक्वल टू वाटर कॉलम है, मीटर में, प्रेशर बार के अंदर या केजीएफ के अंदर है। हालांकि हल्का माइनर डिफरेंस होता है बार और केजीएफ के अंदर, पर वो माइनर है इसलिए इक्वली मानते हैं फायर ग्राउंड ऑपरेशन में। राउंड फिगर में सब कुछ लिया हुआ है, नहीं लिया जाता। अरुण सर एक मिनट, किन्हीं का माइक चालू है इसलिए आपको बीच बीच में डिस्टर्ब होगा। पराग, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो माइक ऑन रखिए, वरना ऑफ कर दीजिए। किनका माइक चालू है? प्लीज, ये धर्मेश जी प्लीज माइक बंद कर लें सर, अगर जरूरत है तो आप चालू रख सकते हैं। जी सर, जी सर, कंटिन्यू करें सर। तो एच और पी के अंदर रिलेशन हो गया। अगर फायर ग्राउंड पे ले रहे हैं तो एच इक्वल टू 10 पी डायरेक्ट सीधे आ गया। आगे लीजिए सर, अगली स्लाइड। प्रेशर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, 6 कैरेक्टरिस्टिक है और इसके अंदर दी हुई है। ये सारी स्टैटिक प्रेशर के ऊपर है कि टैंक के ऊपर की आई चीज के अंदर भरा हुआ है उसके ऊपर एप्लीकेबल है, रनिंग वाटर के अंदर, रनिंग फ्लूइड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहले प्रेशर एट ए पॉइंट विद इन ए लिक्विड एट रेस्ट हैज द सेम मैग्नीट्यूड इन ऑल डायरेक्शन। एक लेवल पे आपने लिया हुआ है, मान लिया हॉरिजॉन्टल लेवल प्लेन पे कहीं आपने लिया हुआ, कोई टैंक है कुछ भी ले लो, तो उसके ऊपर पूरे एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे कहीं भी किसी भी टैंक में सेम प्रेशर आएगा। इस पॉइंट पे भी, दूसरे पॉइंट पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी। कंडीशन है कि उसके अंदर बाहर से कोई प्रेशर अप्लाई ना किया गया हो, हॉरिजॉन्टल हो, स्टैटिक प्रेशर हो, मतलब हॉरिजॉन्टल किसी प्लेन पे, चाहे वो बिल्कुल उसकी साइड में हो, टैंक के बिल्कुल पास में हो, टैंक के बिल्कुल मिडिल में हो, चाहे साइड में हो, कहीं भी हो, पर प्रेशर सेम रहेगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये, इंटेंसिटी सब जगह सेम रहेगी। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ऊपर अपना ओपन है या मतलब कोई इसके अंदर प्रेशराइज नहीं किया गया तो डेप्थ के अकॉर्डिंग उसकी प्रेशर जो है उसकी बॉटम पे कंटेनर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। अगर फ्री लिक्विड है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी उसके हिसाब से प्रेशर कम ज्यादा होता जाएगा। बॉटम में हमेशा ज्यादा रहता है, टॉप पे हमेशा कम रहता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट है। वो सीधा पहले वाला फार्मूला 10 एच इक्वल टू 10 पी। जितने अगर 10 मीटर हाइट पे है तो 10 मीटर नीचे आ जा रहा है तो उसमें 1 केजी बढ़ता चला जाएगा या घटता चला जाएगा, जैसा भी होगा। तीसरा आता है द स्टैटिक प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ ए कंटेनर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर। नीचे आप चाहे वो छोटा है, बड़ा है, स्क्वायर में है, रेक्टेंगुलर में, किसी भी शेप में है, ऊपर भी किसी भी शेप में है, तो शेप से इंडिपेंडेंट है।
शेप का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है ऊपर मान लिया टैंक दे दिया, नीचे एक छोटा पाइप दे दिया, पाइप के नीचे देखोगे तो सेम इतना ही प्रेशर आएगा, चाहे टैंक का देख लो चाहे पाइप का देख लो, मतलब शेप से फ्री है, शेप की कोई लेना देना नहीं है इसमें। फोर्थ आता है pressure at the bottom of the container directly proportional to the specific weight of the liquid। अरुण सर, पराग का कुछ क्वेश्चन है स्पेसिफिक वो। वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, जितना स्पेसिफिक वेट ज्यादा रहेगा उतना प्रेशर बढ़ता रहेगा। अरुण सर, पांचवा आता है फोर्स। पराग का कुछ क्वेश्चन है, वो हैंड रेज कर रहे हैं। पराग, क्या क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। सॉरी, वो गलती से हो गया, रेज हो गया। ओके सर, ओके, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन। बंद कर दीजिए सर, उनको बोलिए बार बार। From outside of the liquid in a vessel is equally transmitted in all direction and that is pressure is same all point with the liquid। अगर किसी बाहर से हमने लिक्विड के अंदर प्रेशर दिया हुआ है तो पूरे लिक्विड के अंदर जितना भी टैंक है, टैंक के अंदर अगर हमने प्रेशराइज किया हुआ है तो सभी पॉइंटों पे सेम हो जाएगा बाहर से जो हमने लिक्विड प्रेशर दिया है। ऐसा नहीं है बॉटम पे कम ज्यादा हो जाएगा। अगर बाहर से अप्लाई किया, वो ऊपर वाला कंडीशन थी फ्री फ्लो में, अगर हमने प्रेशराइज कर दिया है तो सभी जगह सेम रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा किसी भी पॉइंट पे, चाहे इंटरनल हो, चाहे मतलब बॉडी के साथ वाला हो, चाहे बीच वाला पार्ट हो, कहीं पे भी हो, ऊपर हो नीचे, सब जगह सेम रहेगा। लास्ट आता है प्रेशर ऑलवेज एट नॉर्मल परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ द वेसल। प्रेशर जो है वेसल की जो सरफेस रहता है उसके परपेंडिकुलर काम करता है। अगर मान लिया वो हॉरिजॉन्टल में तो आपका वर्टिकल जाएगा, वर्टिकल में तो आपका हॉरिजॉन्टल जाएगा। जैसे ही पाइप में से कहीं से छेद होगा तो उसकी जेड जो है आपकी वर्ड उसके हिसाब से जाएगी, वर्ड परपेंडिकुलर जाएगी उसके। लीजिए फिर आगे लीजिए। फ्लो कैलकुलेशन की बेसिक इक्वेशन है Q इक्वल टू AV। Q है उसका डिस्चार्ज मान लो या तुम्हारा फ्लो मान लो जो मीटर क्यूब पर सेकंड है। ए है एरिया ऑफ द पाइप टैंक, जहां भी जिससे भी वो फ्लो कर रहे हो उसका है। जहां V स्मॉल लिया हुआ है उसका मीनिंग है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड। ये बेसिक फार्मूला है। मैन पूरी हाइड्रोलिक्स के अंदर इसी के बेस पे फायर ग्राउंड ऑपरेशन में भी कुछ फार्मूले लिए हुए हैं, बर्नौली इक्वेशन भी ली हुई है, कई चीजें इसके ऊपर ली हुई है, पर बेसिक फार्मूला ये है। इसके अंदर यूनिट बिल्कुल सेम है। क्यू है तुम्हारा मीटर क्यूब पर सेकंड है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, और एरिया मीटर क्यूब में। सब डायमेंशन से सब यूनिट्स जो है इसकी मीटर के अंदर या सेकंड के अंदर ली हुई हैं। कहाँ कहाँ वैलिड है वो इसके अंदर नियत दिया हुआ है। ये फार्मूला जो है, जो फ्लो स्टेडी होना चाहिए, मतलब सीधा होना चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए अप डाउन वाला नहीं होना चाहिए। डेंसिटी सभी जगह सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई लिक्विड ऐसा है वो कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेसेबल ना होके सेम उसकी डेंसिटी होनी चाहिए, सभी जगह सेम बराबर हो। इसलिए इसको कंटिन्यूटी इक्वेशन इसलिए बोलते हैं कि कंप्रेसेबल लिक्विड नहीं है। द फ्लो वन डायमेंशन होना चाहिए। द लिक्विड इज नाइदर इंजेक्टेड और नॉर रिमूव्ड बिटवीन द टू सेक्शन। जहां जहां से हमने ले रहे हैं Q1 और Q2 अगर कहीं कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें एरिया कम ज्यादा तो हो सकता है, वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती है, पर उसके अंदर ना तो कोई लिक्विड उसमें ऐड किया गया हो ना उसमें निकाला। ऐसा नहीं है कि बीच में हमने टेपिंग दे दिया, उसमें से निकाल लिया हमने और फिर आगे कैलकुलेशन कर ली, तो उसमें ये इक्वेशन काम नहीं करेगी। तो जो एक 6 इंच का पाइप और 2 इंच का पाइप हो गया तो उसके लिए कैलकुलेशन कर लेगी ये, उसमें वेलोसिटी और एरिया के ऊपर डिपेंड बता दे कितना निकालना है, पर उसमें बीच में अगर टैपिंग दे दी है हमने तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। वेलोसिटी इसकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कहीं वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं हम, कहीं घटा रहे हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। पाइप के डाया की वजह से कम ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अलग से हम उसके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं। सर, कोई ब्रांचिंग है स्टीम ट्यूब उसके अंदर नहीं लगाई हुई होनी चाहिए। एक क्वेश्चन है RS कुशवाहा का। ऐसे अमन कुमार ने उसका आंसर दे दिया, लेकिन फिर भी मैं सब लोगों के लिए वो पढ़ता हूँ कि पानी का और पेट्रोल का फ्लो क्या होगा जब एक ही साइज के होल से निकलेगा, तो प्रेशर में कुछ फर्क होगा क्या? कोई एक कंटेनर है, उस कंटेनर में पहले पानी भर दीजिए और उसमें एक होल है, फॉर एग्जांपल 5 mm का होल है, तो उससे जो पानी जिस प्रेशर से निकलेगा, सेम प्रेशर से अगर उसमें अगर पेट्रोल भर दिया जाएगा तो निकलेगा क्या? ऐसा उनका क्वेश्चन है।
अब जो डेंसिटी सीधे रिलेशन डेंसिटी से है ना इसका, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका ज्यादा जाएगा, जिसकी कम होगी वो कम जाएगा। जी सीधा रिलेशन डेंसिटी से है। अगर कोई पारा को आप, वो तो नॉर्मल सी बात है, जिसकी वेट जिसमें ज्यादा जाएगा वो कम भागेगा, जिसमें हल्का होगा तेज भागेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आगे। जी सर, फ्लो कैलकुलेशन। ये सर, ये फ्लो कैलकुलेशन के लिए जो फारग्राउंड में जो फार्मूला यूज करते हैं वो यहाँ पे है। इसी को उन्होंने मॉडिफाई करके दो इक्वेशन बनाई गई हैं, L इक्वल टू 2/3 डी स्क्वायर अंडर रूट पी और L इक्वल टू वी डी स्क्वायर अपॉन 21.2। तो वो सेम इसके अंदर यहाँ पे जो है डायमेंशन या तुम्हारी जो ये यूनिट्स थी बिल्कुल सेम है, एक ही दी है। वहां पे ली हुई है वो फायर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए लिए हुई है, ग्राउंड ऑपरेशन में जो आती है उसके अकॉर्डिंग वो दी हुई है। तो इस पे एक क्वेश्चन है कि 15 mm डायमीटर का अगर नोजल है, हेलो, ये सर, आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं आ रही है, आ रही है, आ रही है सर, आ रही है। मुझे लगा आपका डिस्कनेक्ट हो गया, इसीलिए मैं क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दिया था। पीछे चलो, मेरे फाइल को दिक्कत आ गई होगी फिर। लास्ट ये वाली जो है इसमें तीन दिए हुए हैं, तीन फॉर्मूले हैं, 2/3 डी स्क्वायर अंडर रूट पी, L इक्वल टू वी डी स्क्वायर अपॉन 21.2 और R इक्वल टू 1.57 अपॉन 10 पी डी स्क्वायर। ये टू जहाँ भी कैपिटल या थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है इसका मतलब स्क्वायर से, मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ अगर हमने प्रेशर और इसके अंदर हमने रिलेशन देखना है प्रेशर और डिस्चार्ज के अंदर, तो ऊपर वाली है। अगर वेलोसिटी कहीं हमने चेक करना है वेलोसिटी और इसके अंदर देखना है तो सेकंड वाली इक्वेशन लगती है। और अब जेट रिएक्शन हमें देखना है कि जेट रिएक्शन कितना आ रहा है, जो आदमी होल्ड कर रहा है उसमें कितना प्रेशर पड़ेगा, रिटर्न प्रेशर जो पड़ता है या बैक प्रेशर जो पड़ता है वो कितना, उसके लिए थर्ड इक्वेशन से। एल की यूनिट एलपीएम में है, डी का छोटा डी है इसलिए डाया है, ये एमएम के अंदर है, पी है प्रेशर के अंदर है, वी वेलोसिटी छोटे स्मॉल है तो वो मीटर पर सेकंड के अंदर है, आर नोजल रिएक्शन है तो वो न्यूटन के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड पर इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 15 मीटर का 15 mm का डाया का नोजल है, उसमें एलपीएम दिया हुआ 318, तो नोजल रिएक्शन पूछ रहे हैं कि नोजल की रिएक्शन कितना होगा। तो इसके अंदर दोनों फार्मूले इसके अंदर ऐड किए गए हैं, दोनों यूज किए गए हैं। एक तो जेट रिएक्शन वाला बाद वाला जो है, अरे एक ऊपर तुम्हारा दूसरे वाला दिया हुआ जिसके अंदर हम जो है प्रेशर उसका पहले निकालेंगे, L इक्वल टू 2/3 डी स्क्वायर अंडर रूट पी। तो R निकालने के लिए हमने ये फार्मूला दिखाई दे रहा है, पी डी स्क्वायर इंटू 1.57 अपॉन 10। तो इसमें P हमारा नहीं है तो P निकालने के लिए 2/3 डी स्क्वायर अंडर रूट पी, उसमें L की वैल्यू दे दी है, इन सारी की दे दी, D की वैल्यू रख दी, तो अंडर रूट पी आ गया। अंडर रूट पी क्या डायरेक्ट मैंने पी इसके अंदर वैल्यू लिख दिया, 4.5 आ गया। 4.5 पी आने से फर्स्ट फार्मूले के अंदर रख देंगे तो आर इसके अंदर निकल जाएगा। आर इक्वल टू 4.5 इंटू 15 इंटू 1.57 अपॉन 10। तो इसके अंदर 158.75 न्यूटन जो है वो आया है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई हाइड्रोलिक्स के अंदर है या मान ले जो हायर स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो ये तो बेसिक चीजें थी अभी तक की, नॉर्मल थे। मैन जो है या जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन कोई ना कोई आता है, ग्रेड आई हो एम आई हो कोई भी हो, तो वो बर्नौली थ्योरम है। बहुत टिपिकल है, इजिली समझ में नहीं आएगी। मैन तो अगर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो भी इसके अंदर क्या हम बता देंगे। स्टेडी फ्लो के लिए है, फ्रिक्शन लेस के लिए, अगर फ्रिक्शन कहीं हो रहा है तो वहां एप्लीकेबल नहीं होती है। इन कंप्रेसर लिक्विड के लिए है, उसके अंदर दिया हुआ है कि बर्नौली ने जो निकाला था कि लिक्विड अगर फ्लो कर रहा है
तो उसके अंदर टोटल हेड जो है उसकी वो कांस्टेंट रहती है। तो 3 तरह की हेड होती है, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड और तुम्हारी एलिवेशन हेड। अगर तीनों को हम जोड़े तो हर पॉइंट पे वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये इसकी थ्योरम है या उसकी जो कैलकुलेशन है ये थी। चाहे उसमें हम हेड काउंट कर ले या एनर्जी काउंट कर ले, दोनों में से कोई सी भी काउंट कर ले, जो सा हमारा इजी हो, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसी के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। अगर हम ये मान ले कांस्टेंट है जैसे उन्होंने प्रूव किया है, तो उसका अकॉर्डिंग एक पॉइंट पे हम तीनों हेड कितनी आ रही हैं और दूसरे पॉइंट पे कितनी आ रही हैं, तो उसके आधार पे हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि हमें चाहे हमें वी निकालना हो, चाहे हमें पी निकालना हो, प्रेशर निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो या और कुछ निकालना हो, वो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। तो पी अपॉन वो जो आर सा लिखा हुआ है, आर नहीं है डी है, तो मतलब डेंसिटी से रिलेशन है, और वी स्क्वायर अपॉन 2h है प्लस h है। तो पी अपॉन डी या पी अपॉन रो जो भी बोलना चाहो, डेंसिटी से रिलेटेड है, वो प्रेशर बोला जाता है, प्रेशर ऐड होती है। जो तुम्हारा प्रेशर है उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो तुम्हारा प्रेशर ऐड आ जाएगी। वेलोसिटी ऐड निकालने के लिए वी स्क्वायर अपॉन 2g है। और एलिवेशन ऐड के लिए जो उसकी हाइट आ रही है, जहाँ पे वो लाइन आ रही है या जहाँ पे वो पॉइंट आ रहा है, उसके ऊपर वो कितनी है उसकी एलिवेशन जा रहा है, कितनी इसकी हाइट जा रही है, 1 पॉइंट मतलब ग्राउंड से कितनी आ रही है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी किसी 2 पॉइंटों पे। कहाँ एप्लीकेबल है? फ्लो स्टडी होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, एनर्जी ना ऐड होनी चाहिए ना निकालनी चाहिए, और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होनी चाहिए। इन कंडीशन में ये एप्लीकेबल होती है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन हमने आगे दिया हुआ है। एक ब्रांच दे दी है उन्होंने, 300 mm की ब्रांच है, लंबाई है इसकी। आउटलेट और इनलेट उसका दे दिया। इनलेट उसका 63 mm है, आउटलेट 20 mm है। एक फायरमैन ने उसको होल्ड किया हुआ है, और उसके अंदर जो आउटलेट है वो 1.45 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, और जो नोजल का टिप है जिसके ऊपर से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो 1.5 है, थोड़ा ऊपर है। एलपीएम उसका 600 दे दिया। फ्लोइंग जो चल रहा है 6 kg का प्रेशर जा रहा है। तो हमें निकालना है कि ब्रांच के ऊपर, उसके ऊपर नोजल के ऊपर कितना प्रेशर आएगा। तो ये बर्नौली इक्वेशन से ही होगा, क्योंकि पहले वाली जो ना, जो हमारे दो फॉर्मूले दिए थे वो स्टेट के लिए थे, एक ही लाइन के लिए थे। ये एक लाइन में ना होके इसमें तुम्हारी जो लेंथ है वो 1.45 और 1.5 अप डाउन हुई है, तो इसलिए बर्नौली थ्योरम लगी है। बर्नौली थ्योरम वो 1 डायमेंशन में थी, ये 2 और 3 में चल जाती है। तो इसको निकालने के लिए हमें पहले तुम्हारा प्रेशर हेड निकालनी पड़ेगी एक पॉइंट पे, आउट इनलेट पे, प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड, तुम्हारी लास्ट में एलिवेशन हेड जो है। फिर सेकंड पॉइंट जो उसका आउटलेट आ रहा है लास्ट में जहाँ नोजल आ रही है, तो उसके ऊपर भी तीनों निकालनी पड़ेंगे। तीनों को निकाल के आपस में बराबर रख देंगे तो वो निकल जाएगा। तो पहले में प्रेशर हेड दिया हुआ 6 kg प्रेशर दिया हुआ है, 10 मैंने नॉर्मल मान लिया, H इक्वल टू 10 पी से, तो उसके ऊपर 7 मीटर हेड आ गई। H2 हमारे को पता नहीं है लास्ट पॉइंट पे कितना प्रेशर आएगा, तो हमें कैलकुलेट करना है। L निकालने के लिए V1D स्क्वायर अपॉन 21.2 वही फार्मूला लगाया इसके अंदर, इसका V1 निकल के आ गया 3.205। V2 निकाल दिया सेम उसी फार्मूले से, वहां डाया हमने 63 लिया है, और यहाँ डाया 20 लेने के बाद में जो नोजल का डाया है वो 20 है, होज का इनलेट का डाया ब्रांच का 63 था, तो उसके अकॉर्डिंग से V2 निकल गया। V1 V2 निकल गया, तो वेलोसिटी हेड V1 स्क्वायर अपॉन 2g है, तो वो निकाल के आ गई 0.524 मीटर। वेलोसिटी हेड अगर V2 निकालेंगे तो वो निकल गई 51.54। ये दोनों निकल गई। एलिवेशन हेड उन्होंने क्लियर दिया हुआ है 1.45 और 1.5 दोनों पॉइंटों की, तो दोनों को आपस में बराबर रखने पर H2 आया 8.95 मीटर। या प्रेशर एट आउटलेट अगर 10 से हम प्रेशर को H से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो प्रेशर 0.9 बार के आसपास आया। तो ये मैन जो है ये है, इसके अंदर हमने फ्रिक्शन लॉस नगण्य या नेग्लिजिबल दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ये माना भी था हमने। अगर फ्रिक्शन लॉस इसमें हो रहा है तो वो और इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये तुम्हारी बर्नौली थ्योरम है। फ्रिक्शन लॉस के ऊपर आते हैं। फ्रिक्शन लॉस के कुछ फॉर्मूले हैं, 2 फार्मूले मेन हैं फ्रिक्शन लॉस के। एक तो है पीएफ, ये छोटा सा एफ लिखा हुआ है,
PF इक्वल टू 9018.77 FL फेस कैपिटल L स्क्वायर और D की पावर 5। ये जनरल फार्मूला है, कैलकुलेशन बेस पे जो आया हुआ है। इसके अंदर यूनिट नीचे दी हुई है। अगर इसको ऑल ले लें तो 9018 को 9000 पूरा ले लिया, 18.77 को हमने छोड़ दिया, FL L स्क्वायर D की पावर 5 हो गई। और सेकंड फार्मूला अगर इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है तो नीचे वेलोसिटी वाला हो गया, अगर इसमें फ्लो दिया हुआ है तुम्हारा तो ऊपर वाला है, अगर वेलोसिटी दिया हुआ है तो नीचे वाला है। PF फ्रिक्शन लॉस है, F फ्रिक्शन फैक्टर है, L लेंथ ऑफ होज है जो मीटर के अंदर है। फ्रिक्शन फैक्टर की कोई यूनिट नहीं होती है, PF बार के अंदर ही निकलेगा। L तुम्हारा डिस्चार्ज है जो LPM के अंदर रहेगा। और D एक गलत लिखा गया है, D स्मॉल है जो डाया ऑफ होज है। तो दूसरा फार्मूला वेलोसिटी को लेकर है 20 FLV स्क्वायर अपॉन D, और पहले वाला अगर तुम्हारे पास में फ्लो दिया हुआ है तो फ्लो को लेके है। अगर इसके ऊपर हमने एक शायद न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यस सर है, एक 60 मीटर का होज है, 63 mm उसका डाया है, 20 mm नोजल को वो डायमीटर नोजल को वो पानी सप्लाई कर रहा है। उसमें फ्रिक्शन लॉस जो उन्होंने दे दिया 1.26 है, जो उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया। तो उन्हें बताना है कि नोजल के ऊपर कितना प्रेशर है। अगर फ्रिक्शन फैक्टर 0.0065 दिया हुआ है तो इसमें फर्स्ट फार्मूला हमने लगाया है, PF इक्वल टू 9000 FL L स्क्वायर D की पावर 5। F इसमें दे दिया 0.0065, L लेंथ है, लेंथ इसकी आगे 60 मीटर, और L जो इसका डिस्चार्ज है वो पहले निकालना पड़ेगा। नीचे निकालने के लिए वो हमें निकालना है, तो कैसे निकल के आएगा वो सारा जिसमें कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। तो L निकालने के लिए इसी फार्मूले से हमने इसका लॉस रख दिया, जितना भी लॉस आ रहा है 1.26, मतलब कैलकुलेशन करिए मैंने इसमें दिखाया सीधा सीधा। L निकल के 597 LPM आ गया। अब हमें प्रेशर और निकालना है, तो प्रेशर के लिए सीधा फार्मूला L इक्वल 2/3 D स्क्वायर √P। √P इसके अंदर L रख दिया, D रख दिया हमने, और √P का मान निकाल लिया। √P से P का मान निकल गया, जो अप्रोक्स 5 बार के आसपास आया है। सर एक क्वेश्चन, इसके बाद में सर एक क्वेश्चन है जी योगेश जी का, कि व्हाट इज द चीट शीट रिगार्डिंग द हाइड्रोलिक ऑपरेशन। फिर समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए फिर। व्हाट इज द चीट शीट रिगार्डिंग हाइड्रोलिक ऑपरेशन। नहीं सर, ये टर्म मैंने नहीं सुनी, चीट शीट नहीं सुनी। ओके योगेश जी, हम लोग फिर इसको बाद में ये क्वेश्चन को ले लेंगे। मैंने नहीं सुनी है, हो सकता है कहीं मिस कर दियो। जी जी। पंप की पावर और इफिशियंसी को लेकर ये फार्मूला है, WHP वाटर ऑफ पावर है। पंप की वाटर ऑफ पावर हमें निकालनी है, तो कितने ऑफ पावर का पंप चाहिए। दो पावर होती है, WHP और BHP। ब्रेक ऑफ पावर मोटर की होती है, और WHP वाटर ऑफ पावर होती है, जितनी इसको हमें पावर देनी होती है पंप को। हमेशा BHP ज्यादा रहेगी, WHP कम रहेगी, क्योंकि जितनी हम पावर उसको देते हैं उसमें 20 मोटर की 20 या 30% एनर्जी वेस्टेज हो जाती है, तो टोटल की टोटल हम कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो एफिशिएंसी पंप की 70%, 80%, 90% तक आ जाती है, पर इससे ऊपर नहीं जाती है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए वाटर ऑफ पावर, ब्रेक ऑफ पावर इनटू 100 निकल जाता है। एक ये इसका वाटर ऑफ पावर निकालने के लिए सीधा फार्मूला है, वाटर ऑफ पावर इंटू LP इंटू 60। तो उसको 100 को 101.36 है, उसको 100 हमने ले लिया है राउंड फिगर में। LP हमने क्या मतलब 5 ग्राउंड कैलकुलेशन के लिए लिया हुआ है, और LP अपॉन 60 है। तो ब्रेक ऑफ पावर आगे एफिशिएंसी निकालनी है, तो वाटर ऑफ पावर को ब्रेक ऑफ पावर से डिवाइड कर देंगे, इंटू 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसकी पंप की या मोटर की एफिशिएंसी निकल आएगी। नेक्स्ट, ये एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, एक पंप है, उसका डिस्चार्ज 4500 का है, और वो 10.5 kg बार पे
निकाल रहा है, 10.5 बार पे 4500 का एलपीएम डिस्चार्ज कर रहा है। हमें कितनी उसकी पावर को या कितना प्रेशर उसको बढ़ा दिया जाए अगर उसका डिस्चार्ज हमें 20% रिड्यूस करना हो। तो ये नॉर्मल सी बात है, जैसे हम प्रेशर बढ़ाते चल जाते हैं एक लिमिट के बाद में, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, तुम्हारा डिस्चार्ज कम होता जाएगा। तो इन्होंने यही पूछा है कि 20% डिस्चार्ज हमें कम करना है तो कितना प्रेशर बढ़ाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें उसकी वाटर ऑफ पावर निकालनी पड़ेगी, कितनी है उसकी वाटर ऑफ पावर आ रही है, WHP निकालना पड़ेगा। WHP का सीधा फार्मूला आ गया, तो इससे WHP निकल के 100 LP/60 से 78750 वाट आ गई। अब इससे 20% रिड्यूस डिस्चार्ज हमें लेना है, तो 20% रिड्यूस 4500 का 900 LPM आ गया। 900 का उसमें है माइनस कर दिया था 3600 LPM, आपका न्यू डिस्चार्ज आ गया। न्यू डिस्चार्ज 3600 आने से बाद में हमने इसको वो ऊपर वाले फार्मूले के अंदर दोबारा फिट कर दिया, तो P आया 13.125 बार। और इसमें से हम अगर फर्स्ट वाले को 10.54 को जो भी है उसको हम घटा देंगे, तो ये जो भी अपना ये आना है वो आ जाएगा। 10.5 को हम घटा देते हैं तो 2.625 बार बचेगा। तो ये मेन हाइड्रोलिक्स तो बहुत डीप में है, बहुत सारे इसके फॉर्मूले निकल गए, मतलब रह रहे हैं। इसमें अपना तुम्हारा फ्लो कैसे काउंट करना है, कैसे मीटर यूज करना है, क्या करना है, वो तो बहुत लंबा है। तो ये बेसिक बेसिक चीज मैंने कवर करने की कोशिश करी है, जो बेसिक बेसिक फार्मूले हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, कहीं समझ योगेश में जी नहीं का एक आया हो। क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, प्लीज टेक माय क्वेश्चन लेटर। अभी सर हम लोग के दो पास तरह के फ्लो 5 मिनट का टाइम बचा हुआ है। ये 5 मिनट में ये क्वेश्चन तो ये है कि टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। हाँ, तो दो तरह के होते हैं, लीनियर फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है। लीनियर के अंदर आप जो है स्टेडी फ्लो है, उसके अंदर आप प्रेशर कम ज्यादा नहीं हो रहा है। लीनियर के अंदर आप जैसे किसी पाइप के थ्रू फ्लूइड हो रहा है या फ्लूइड आपका बह रहा है, तो उसके अंदर एक लेयर के रूप में चल रहा है। ऊपर वाली लेयर का प्रेशर, वेट, वेलोसिटी दोनों चेंज आती है ऊपर से लगा के मिडिल तक, फिर मिडिल से फिर चेंज आनी शुरू हो जाती है। तो लीनियर फ्लो के अंदर हम जो है ना एक कांस्टेंट उसकी प्रेशर कांस्टेंट जो है उसका वेलोसिटी हम मान लेते हैं, जो लगातार उसका पूरी पाइप के अंदर या पूरे थ्रो के अंदर हम उसको कैलकुलेट करके चलते हैं कि ये मान के चलते हैं कांस्टेंट है, तो लीनियर फ्लो कहलाता है। टर्बुलेंट फ्लो में ऐसा नहीं होता है, उसके अंदर जैसे ब्रांच के अंदर है, ब्रांच के अंदर आपका डाया छोटा बड़ा हो रहा है। ब्रांच स्पेशलाइज की जाती है आपकी प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में क्रिएट करने के लिए। ब्रांच के इनलेट है, वहां पे आपका प्रेशर मैक्सिमम रहेगा, 10 kg रहे, 8 kg रहे, 6 kg रहे। जहां ब्रांच का आउटलेट होगा, नोजल का जो आउटलेट होगा, उसके ऊपर हमेशा तुम्हारा प्रेशर बहुत कम हो जाएगा, माइनर होता चला जाएगा और वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। हौज के अंदर अगर हम पानी फ्लो कर रहे हैं तो 3 मीटर पर सेकंड के आसपास की मान लिया, अगर उसके अंदर यहाँ के अंदर एक क्वेश्चन भी था उसके अंदर बर्नौली थ्योरम वाला, तो उसके अंदर 3 मीटर का फ्लो था, 3 मीटर पर सेकंड का फ्लो था जब वेलोसिटी थी। जैसे ही वो ब्रांच से निकल रहा है तो 31 के आसपास तक आ रहा है। वो फ्लो की हमें वेलोसिटी इसलिए देनी पड़ती है कि हमें लॉन्ग रेंज पे वो फेंक सके। प्रेशर से लॉन्ग रेंज पे नहीं फेंकेगा, वेलोसिटी से फेंकेगा। तो ब्रांच जो स्पेशलाइज डिजाइन की जाती है वो इसीलिए की जाती है कि वो जो लेने पे तुम्हारा फ्लो आ रहा है उसको हम कन्वर्ट कर दें उसके अंदर, अभी सर हम लोग के पास आपके अंदर जो प्रेशर को कन्वर्ट कर दें वेलोसिटी के अंदर। 1 मिनट का टाइम और बच रहा है सर। जी सर, और किसी का कोई क्वेश्चन? एक सत्येंद्र का क्वेश्चन है कि जो मॉनिटर है उसको कितना जी। एंगल पे डिस्चार्ज रेंज रखना चाहिए ताकि प्रेशर सेम हो। एक 45 एंगल दिया गया है सभी का। जी सर, 45 एंगल बेस्ट एंगल बताया जाता है प्रोजेक्शन के लिए। Yes. किसी भी चीज को आप प्रोजेक्ट करोगे तो 45 एंगल बेस्ट एंगल माना जाता है। जी, प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे जो बेस्ट एंगल होता है 45 होता है। हाँ, ग्राउंड से 45 आपका है, या ऊपर से मतलब वर्टिकल से 45 ले लो, कहीं से भी ले लो, जी, जी। आपका 45 जाना चाहिए। और किन्हीं का कुछ क्वेश्चन है? मीटर का मैं पूछ रहा था कि जो यहाँ पे हम लोग डिस्चार्ज करते हैं कितने एंगल पे करेंगे तो उसका डिस्चार्ज कहाँ पे होगा? अगर फिर 45 पे कर रहे हैं तो
का डिस्चार्ज कितने पे होगा? अगर सेम प्रेशर है 60 पे कर रहे हैं तो उसका कहाँ डिस्चार्ज होगा? इसके बारे में पूछ रहा था। इसके लिए डिस्चार्ज उसका हमेशा सेम रहेगा, डिस्चार्ज पे अंतर नहीं आएगा मॉनिटर में। उसका डिस्चार्ज में आपका अंतर नहीं आएगा, ओनली जेट का जाएगा। जेट का प्रोजेक्शन जो जा रहा है वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसको हॉरिजॉन्टल रखोगे तो कम जाएगा, जैसे जैसे वर्टिकल कर जाओगे 45 तक। जी इसका कोई रूल है क्या, जैसे उसका फॉर्मूला? तो बता दें अगर 45 पे जी सत्येंद्र, इसका आंसर मैं दे रहा हूँ सर। सत्येंद्र, इसके लिए मैकेनिक्स एक चैप्टर है, 12th स्टैंडर्ड में आता था। उसमें एक पूरा प्रोजेक्टाइल में मोशन एक चैप्टर है, उसमें ये सारा कुछ है कि उसको कितना एंगल पे रखेंगे तो कितना उसका डिस्टेंस होगा, और जैसे जैसे उसका एंगल आगे पीछे करेंगे उसका जो वाटर का थ्रो जहाँ पे होता है ना वो कम ज़्यादा होगा, फ्लो कम नहीं होगा, उसका डिस्टेंस कम होगा। ये पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन एक चैप्टर है, सेपरेट चैप्टर है, उसमें है। जी सर। जी ओके सर, मैं एक बार देखूंगा। और कुछ